स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इनकम टैक्स को। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं और कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर और इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा इनकम टैक्स क्या है, मतलब मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। तो देखिए, इनकम टैक्स इज़ ए टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन earned during previous year. It is levied by the central government at a prescribed rate. तो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किसी पर्सन की इनकम पर काटा जाता है या उस पर चार्ज किया जाता है जो इनकम उसने पिछले साल अर्न करी थी, मतलब कमाई थी। तो इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है, अगर इसे हम दूसरी भाषा में समझें। अब शब्द आते हैं कि ये टैक्स क्या है। तो टैक्स क्या है? टैक्स इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द टैक्स पेयर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ सम स्पेसिफाइड रिटर्न। तो टैक्स हमारा हो गया एक ऐसा ऑब्लिगेशन, एक ऐसा क्या नाम है, कह सकते हैं इसे हम फाइनेंशियल चार्ज, जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। और जो टैक्स पेयर होता है उसको किसी प्रकार का कोई भी रिटर्न उस पेमेंट के बदले में प्राप्त नहीं होता है। अगर बात करें डायरेक्टली की, तो डायरेक्टली कोई भी रिटर्न कटे हुए टैक्स या जमा करे हुए टैक्स पर टैक्स पेयर को प्राप्त नहीं होता है। तो इससे जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है और वो चार्ज कौन करता है? गवर्नमेंट चार्ज करती है। किससे चार्ज करती है? टैक्स पेयर से चार्ज करती है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एक्सटॉर्शन मनी है। किसके द्वारा लिया गया? जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। इसे कह सकते हैं टैक्स इज ए कंपल्सरी एक्सटॉर्शन मनी चार्ज बाय द गवर्नमेंट। ठीक, आगे पढ़ते हैं। While paying the taxpayer is not entitled to force the government to give something to him in return of the sum he has paid as tax. अब हम ऐसे कि डेफिनेशन में ही कहा गया है कि जो भी व्यक्ति टैक्स का पेमेंट कर रहा है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो गवर्नमेंट से ये पूछे कि जो उसने टैक्स पे किया है उसके रिटर्न के बदले में गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ये एक कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है किसी भी पर्सन का कि वो टैक्स पे करे। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहला ही कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट, मतलब इसका पेमेंट कंपल्सरी है। इसको आप मना नहीं कर सकते कि हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे। सेकेंड है टैक्स इज़ ए पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द पब्लिक। जो भी गवर्नमेंट है, पब्लिक को उसको टैक्स का पेमेंट करना है। ये एक नेसेसरी ऑब्लिगेशन है पब्लिक या कहें पर्सन का। थर्ड है टैक्स आर पेड बाय द पर्सन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। टैक्स आर पेड बाय द पर्सन का यहाँ मतलब होगा, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति पे कर रहा है टैक्स तो वो आएगा इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स के अंतर्गत। ऑर्गेनाइजेशन भी टैक्स पे कर सकती है, वो भी इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स के अंतर्गत आ सकता है। तो टैक्स कोई भी पे कर सकता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो। नेक्स्ट है द बेनिफिट रिसीव्ड इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रिटर्न ऑफ टैक्स। जो भी बेनिफिट उसके टैक्स पेमेंट से अराइज होगा वो ज़रूरी नहीं हो कि वो डायरेक्टली उस टैक्स पेयर को ही दिया जाए। वो इनडायरेक्ट फॉर्म में या तो पूरी सोसाइटी को या तो पूरी पब्लिक को या पूरे नेशन को दिया जा सकता है। पेमेंट फॉर कॉमन वेलफेयर। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, पेमेंट फॉर कॉमन वेलफेयर। ऐसा नहीं है कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला बेनिफिट वो आप ही को मिले, आप ही के वेलफेयर के लिए वो किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक कॉमन वेलफेयर स्कीम हो सकती है कि टैक्स का पेमेंट अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके मिलने वाला जो टैक्स है वो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से उसके वेलफेयर के लिए या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज़
कर सकती है। फिर क्या है, टैक्स एडवर्सली अफेक्ट द मॉनेटरी कंडीशन ऑफ टैक्स पेयर। अब देखिए कई बार क्या है, टैक्स जो होता है वो जो टैक्स पेयर की जो मॉनेटरी कंडीशन है उसको अफेक्ट करता है। सपोज़ को अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए कमा रखे हैं और कोई सेविंग नहीं कर रखी है या कोई भी ऐसी स्कीम नहीं ले रखी है जिससे उसका टैक्स बच सके, तो उसको एक सर्टेन रेट से टैक्स देना ही पड़ेगा बिना किसी डिडक्शन, डिस्काउंट और रिलीफ के। इससे क्या होगा, उसकी जो सेविंग है, उसकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी, जो उसकी मॉनेटरी कंडीशन पर एडवर्स इफेक्ट डालेगी। लास्ट पॉइंट है, टैक्स इंक्रीजेज द परचेजिंग कैपेसिटी इनडायरेक्टली। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर ही बात करी कि जो टैक्स जो है वो अगर कोई पे करता है तो गवर्नमेंट उसको वेलफेयर के रूप में किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो पहुंचा ही देती है टैक्स पेयर तक या पब्लिक तक। तो वो क्या कर रहा है, टैक्स इंक्रीजेज द परचेजिंग कैपेसिटी। जो परचेजिंग कैपेसिटी है पीपल की उसको इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि यही टैक्स जो है ये अलग अलग रूपों में व्यक्ति को उसके वेलफेयर के लिए, उसके भले के लिए, उसके और कई वस्तुओं पर इनडायरेक्टली डिस्काउंट के रूप में उसको प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं अपना आगे का टॉपिक कि टैक्स कितने तरीके का होता है। तो देखिए अगर टैक्स के तरीक़ों की बात करें तो टैक्स बेसिकली 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली रिसीव करते हैं पर्सन से, वो होगा डायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स हम किसी व्यक्ति से डायरेक्ट ना लेकर इनडायरेक्ट वे में, मतलब वो जो चीज़ खरीद रहा है या चीज़ बेच रहा है उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऐड कर चार्ज करते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये अगर हम बात करें लेवीट की तो इनकम और वेल्थ पर जो पड़ने वाला टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स होगा, और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो लगने वाला टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। फिर आती है बात कि डायरेक्ट टैक्स आर डायरेक्टली बॉर्न बाय द टैक्स पेयर। जो डायरेक्ट टैक्स है वो व्यक्ति पर डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है और व्यक्ति जो है उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है अगर उसको देखें तो द होल बर्डन फॉल ऑन द फाइनल कंज्यूमर। जो बर्डन होता है टैक्स का या टैक्स पेमेंट का वो उस कंज्यूमर पे आता है जो उसका फाइनल कंजम्पशन कर रहा होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी मेडिसिन को ख़रीदा तो वो मेडिसिन जो व्यक्ति ख़रीद रहा है उस पर वो उस मेडिसिन के जो परचेज़ प्राइस है उसमें कई सारे टैक्स इम्पोज होते हैं, जिसका बर्डन उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जो व्यक्ति उसका फाइनल कंजम्पशन या फाइनल कंज्यूमर होगा। फिर है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। फिर है कलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ कलेक्शन इसका ईयरली बेसिस पे होता है, और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है कलेक्टेड एट ए टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस पे होता है। मतलब जब आप गुड्स को या सर्विस को परचेज करेंगे या सर्विस को अवेल करेंगे तभी आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर है इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इनकम टैक्स जो है इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का, और जीएसटी और कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ टैक्स। अब देखिए आगे जो है, अब आती है बात कि हमने जो भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि टैक्स, इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। देखिए हमने टैक्स पढ़ लिया है, अब पढ़ने जा रहे हैं इनकम कि इनकम क्या होगी। तो अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की तो इनकम टैक्स एक्ट ने इनकम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड कराई है, इसलिए कह सकते हैं कि इनकम को हम एक डेफिनेशन के रूप में ना देखकर कई पॉइंट्स के रूप में देख लेंगे। अगर इन पॉइंट्स में या ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहे होते हैं कोई भी इनकम, तो उसको हम या रेवेन्यू, तो हम उसको इनकम की संज्ञा देंगे। जैसे लिखा है नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द गुड्स ऑफ द वर्ड इनकम इज अटेम्प्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। द टर्म इनकम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स, क्या क्या हैं तो उसको देख लेते हैं कि इनकम में क्या क्या आता है। तो प्रॉफिट एंड गेन, अगर कोई बिजनेस है या
प्रोफेशन है उससे होने वाला कोई भी प्रॉफिट या गेन जो होगा वो आपका इनकम कहलाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, अगर कोई व्यक्ति शेयर्स पर डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो डिविडेंड से होने वाली इनकम भी इनकम टॉपिक के अंतर्गत आएगी। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट, अगर कोई ट्रस्ट किसी व्यक्ति से एक सर्टेन सम ऑफ मनी वॉलंटरी रिसीव कर रहा है तो वो उस ट्रस्ट की इनकम कही जाएगी। इसे हम सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं। द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट और अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी भी परक्यूजिट होगा जो होगा वो आपकी इनकम होगी। जैसे किसी कोई व्यक्ति है उसको एक घर दे दिया गया रहने के लिए और उस घर का जो सारा रेंट है, उस घर की जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो उसका एम्प्लॉयर बेयर कर रहा होगा तो उस समय क्या होगा, वो जो प्रॉफिट या जो उसको फैसिलिटी रिसीव कर रहा है वो व्यक्ति, वो जो होगा इनकम टॉपिक के अंतर्गत कवर होगा। फिर एनी स्पेशल अलाउंसेस ऑफ बेनिफिट अदर देन परक्यूजिट included under section 4. Any allowance granted to the SSC either to meet his personal expenses at a place where the duty of his office, ये भी आपकी इनकम होगी। Value of any benefit or perquisite obtained by a company. Any compensation, अगर कोई व्यक्ति को किसी प्रकार का कंपनसेशन मिल रहा है जैसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट या और कोई प्रकार का कंपनसेशन मिल रहा है तो वो कंपनसेशन इनकम के अंतर्गत आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी लाइसेंस, ये भी आपका इनकम के अंतर्गत कंसीडर है। कैश असिस्टेंट रिसीव्ड, अगर कोई व्यक्ति को किसी प्रकार की कैश रिसीव्ड हो रही है तो वो भी उसकी इनकम के अंतर्गत आएगी। एनी इंटरेस्ट एंड सैलरी और बोनस, ये भी आएगा इनकम के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इंश्योरेंस कंपनी, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट और एनी सब रिसीव्ड अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जितने भी आपको 14 पॉइंट दे रखे हैं ये सब इनकम के अंतर्गत आएंगे। तो ये था हमारा इनकम टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सन, और ये क्या है, द पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल को पर्सन की संख्या दी जा सकती है संख्या। फिर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी पर्सन में आएगा। कंपनी भी पर्सन में आएगा और फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाएगा या कंसीडर किया जाएगा। फिर क्या है, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट, तो कोई भी एसोसिएशन या BOI जो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो वही पर्सन के अंदर कंसीडर करी जाएगी। लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, कंटोनमेंट बोर्ड, ये भी आएंगे आपके पर्सन के अंदर। और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लाइक इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे पर्सन के अंतर्गत कैलकुलेट किए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे और इनको अपनी इनकम पर टैक्स देना होगा। तो ये थे हमारे पर्सन। अब नेक्स्ट बात कि SSC कौन होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा पर्सन और अब पढ़ने जा रहे हैं SSC। तो देखिए SSC कौन होगा। SSC इज़ ए पर्सन हु इज़ लायबल टू पे एनी सम अंडर इनकम टैक्स, मतलब जो व्यक्ति टैक्स का पेमेंट कर रहा है, अगर ऐसे कहें तो वो SSC कहलाएगा। और इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द प्रीसीडिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड अंडर दिस एक्ट, और अगर उस पर कोई प्रीसीडिंग चल रही है जैसे पेनल्टी और भी कई चीज़ों का अगर वो पेमेंट कर रहा है तो वो व्यक्ति SSC को अंतर्गत आएगा। अब द वर्ड SSC हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू विच SSC मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज़ पेबल अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड्स एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन, जो भी हम लोगों ने ऊपर 6 या 7 पढ़े थे वो सब हो जाएंगे पर्सन, तो वो सारे के सारे जो होंगे वो कहलाएंगे हमारे SSC अगर वो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। डीम्ड SSC मीन्स ऐसे व्यक्ति जो खुद SSC ना होकर किसी के बिहाफ में टैक्स पे कर रहे हैं, जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, ये सब होंगे आपके डीम्ड SSC होंगे ये। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें हु इज़ डीम्ड टू SSC इन डिफ़ॉल्ट।
ये जो हमारे लास्ट हैं ये होंगे हमारे एसएससी इन डिफॉल्ट, मतलब एनी पर्सन हु डज नॉट डिडक्ट टैक्स एट सोर्सेज और आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स फेल टू पे डिडक्टेड टैक्स टू द गवर्नमेंट और हु फेल टू पे एडवांस टैक्स इज डीम्ड टू बी द एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। मतलब इन्होंने टैक्स तो काट लिया लेकिन उसको जमा नहीं किया, या जो है और उनने एडवांस टैक्स का जो है उसका पेमेंट कर दिया लेकिन उसको भी पेमेंट नहीं किया, सॉरी एडवांस टैक्स का भी पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे पर्सन को हम लोग कहेंगे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, जो सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 से में डिस्क्राइब किए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो जाए, तो वो कहलाएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर। तो बहुत सीधे से समझने की बात है कि प्रीवियस ईयर इन विच इनकम अर्न, जिस ईयर में इनकम अर्न होती है वो ईयर प्रीवियस ईयर कहलाता है। और अगर कोई न्यू बिजनेस है तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक का जो समय होगा वो होगा उसका प्रीवियस ईयर। सपोज़ बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जो होगा यही उसका प्रीवियस ईयर कहलाएगा, ना कि 12 महीने का ईयर। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो, 12 महीने का प्रीवियस ईयर नॉर्मल बिजनेस के लिए है। लेकिन अगर कोई न्यू बिजनेस है या न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, तो जिस दिन से वो सोर्स जनरेट हो या जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट हो उस दिन से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होगा वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर। आगे देखते हैं असेसमेंट ईयर क्या होगा। तो ईयर इन विच द इनकम इज़ असेस्ड टू टैक्स, मतलब ऐसा ईयर जिसमें इनकम पर टैक्स दिया जा रहा है वो होगा हमारा असेसमेंट ईयर। अब कई बार होता क्या है कि इसके कुछ एक्सेप्शन पूछ लिए जाते हैं पेपर में कि कब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होते हैं। तो उसमें हैं ये 5 केस जिसमें इनकम ऑफ प्रीवियस इज़ असेस्ड इन अ सेम ईयर, मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर है वही असेसमेंट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हैं हमारे वो केसेस, ठीक। तो कौन कौन से केसेस हैं? तो पहला केस है हमारा शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट अंडर सेक्शन 172। ये सेक्शन ये कहता है कि इफ़ अ शिप बिलोंगिंग टू और चार्टर्ड बाय एनआर कैरीज, मतलब यहाँ पर नॉन रेसिडेंट पर्सन होगा अगर किसी भी शिपिंग कंपनी का मेंबर, तो उस दशा में उसको उसी ईयर जिस ईयर में शिप जो है वो इंडिया आया उसी ईयर में उसको टैक्स जो है वो दे के जाना होगा अपनी उस इनकम पर जो उसने इंडिया में अर्न करी। और ये जो इनकम जो है उस शिपिंग बिजनेस को दे के जानी होगी। और ये इनकम कितनी हो सकती है? तो अगर हम बात करें इस इनकम पर जो टैक्स की 7.5% ऑफ फ्रेट जो हो सकती है वो हो सकती है अगर इनकम पर लगने वाला, इस पे हम कहें तो टैक्स कहेंगे। अब हम क्या करेंगे? पर्सनल लिविंग इन इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया को छोड़कर बाहर जा रहा है और उसके वापस में के आने पे इंडिया के कोई चांस नहीं है, तो उस दशा में उस व्यक्ति को इंडिया में अर्न करी गई इनकम, उस साल की इनकम पर जिस साल उसने इनकम अर्न करी है उसी ईयर में टैक्स देकर जाना पड़ेगा। ये आपके 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है अगर एओपी और बीओवाई फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्पज़, तो अगर कोई एओपी या बीओवाई थोड़े समय के लिए फॉर्म करी जाती है, थोड़े पर्पस के लिए फॉर्म करी जाती है, तो जितने समय के लिए फॉर्म करी जाती है उतने समय में होने वाली इनकम पर उसको उसी ईयर टैक्स दे देना होगा जितने समय के लिए वो फॉर्म करी गई है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात लें तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, जो कि 4 साल में एक बार होता है और जिस ईयर वो होता है तो उस पर लगने वाली इनकम का पेमेंट भी उसी ईयर कर देना होता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो
जो आपका एसोसिएशन है वर्ल्ड कप की, वो फॉर्म्ड ही नहीं होगी। फिर है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कुछ लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए क्या कर देते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं और जैसे ही वो टैक्स की डेट निकल आती है उसको वापस ले लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो टैक्स को बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ऐसे लोगों को टैक्स उसी ईयर में पेमेंट करना होगा जिस ईयर में वो प्रॉपर्टी उनके अंडर में थी, और उससे जनरेट होने वाली इनकम पर उनको उसी ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। फिर आता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये क्या होते हैं, ऐसे बिजनेस जो रेगुलर बेसिस पे ना चल रहे हों, कभी स्टार्ट हुए कभी बंद हुए, मतलब जिनके एक्सपायरी की कोई डेट नहीं हो, कभी भी बंद हो जाते हैं कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे बिजनेस डिसकंटिन्यूड बिजनेस कहलाएंगे, और जितने समय में वो कंटिन्यूड रहेंगे और होने वाली जो उनको इनकम होगी उस पर उनको उसी ईयर में टैक्स देना होगा। तो ये 4 सेक्शन जो हैं, हमारे 5 सेक्शन जो हैं, ये हमें याद करने हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी थ्योरी का, कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन कौन से केसेस हैं कि जिसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो जाते हैं, तो हम उसमें इन 5 सेक्शंस को समझा सकते हैं। तो ये थे हमारे इनकम टैक्स से कुछ रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हम लोगों ने टैक्स पढ़ा, कितने तरीके का टैक्स होता है ये पढ़ा, इनकम पढ़ी, पर्सन पढ़ा, एसएससी पढ़ा, और ईयर्स के बारे में पढ़ा, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट ईयर में हम लोग इसके आगे की चर्चा जारी रखेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान देंगे।